हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस बाय आर के शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 4, दैट इज सॉइल साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री। हियर दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. This chapter is divided into two parts. First part is covering about soil science and second is biochemistry. So in this particular video we will learn about soil science only. So let's start the video. Here the question number first is सॉइल क्या होती है. सबसे पहले क्वेश्चन 1 है अबाउट सॉइल. ये डेफिनेशन दी है. सॉइल क्या है? द फाइन अर्थ कवरिंग लैंड सरफेस एक्ट एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रेंट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉइल. सॉइल क्या होती है? जो हमारे अर्थ को कवर करती है, लैंड मास को कवर करती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स और वाटर यानी मॉइस्चर अवेलेबल होता है. और सिंपली वी कैन say that in simple terms we can say that a soil is a medium for plant growth, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है न्यूट्रेंट्स और वाटर. तो दैट इज़ वाई जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रेंट और वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सॉइल इज डेराइव्ड फ्रॉम. सॉइल जो शब्द है ये किस लैंग्वेज का शब्द है? दैट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन. ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और लैटिन में जो सॉइल है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिन में हम सॉइल को बोलते हैं सोलम, दैट इज़ कॉल्ड सोलम. तो लैटिन में सॉइल के लिए टर्म यूज़ होता है सोलम. सोलम का मतलब होता है सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज. तो सॉइल की जब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी, इस कैरेक्टर्स को जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज पीडोलॉजी. उसको हम बोलते हैं पीडोलॉजी. पीडोलॉजी को सिंपली हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल. सिंपल इसको हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सॉइल. मिट्टी की यानी मृदा की जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड पीडोलॉजी. पीडोलॉजी ग्रीक वर्ड से डराइव्ड हुआ है, दैट इज़ डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. जैसे हमने अभी पढ़ा था सॉइल. सॉइल जो है एक लैटिन वर्ड है. सॉइल तो एक ऐसा वर्ड था, लैटिन सोलम से डराइव्ड हुआ था जिसका मतलब होता है सॉइल. लेकिन जो पीडोलॉजी होती है जिसमें हम सॉइल की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड पीडोलॉजी. ये ग्रीक वर्ड से डराइव्ड है, पीडो प्लस लॉजी. पीडो का मतलब होता है सॉइल और लॉजी मीन्स स्टडी. तो सॉइल की स्टडी दैट इज पीडोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ. तो जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं लेकिन उस सॉइल की स्टडी में हम उसका ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी की स्टडी नहीं करेंगे. हम सॉइल में ये स्टडी करेंगे कि हमारी सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए किस हद तक अच्छी है, यानी सॉइल का क्या रिलेशन होगा प्लांट की ग्रोथ में, किस टाइप की सॉइल हम लें ताकि हमारी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो. इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं सॉइल की, मीन्स इन रिलेशन टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप और प्लांट, दैट इज़ नोन एज इडेफोलॉजी. तो सॉइल की दो अप्रोचेज होती हैं, पीडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी. दोनों ही जो टर्म्स हैं ये ग्रीक भाषा के वर्ड्स हैं, दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं. पीडोलॉजी का मतलब होता है सॉइल की स्टडी करना, लेकिन हम क्या स्टडी करेंगे? ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी ओनली. लेकिन इडेफोलॉजी में हम सॉइल का क्या प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे? इडेफोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्रॉप के प्रोडक्शन से लिंक है, लाइक उसकी फर्टिलिटी कैसी है, फर्टिलिटी अच्छी होगी दैट इज वाई क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी. तो जब इस तरह के करैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं वो हमारा काउंट होता है इडेफोलॉजी में. और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है अप्रोच, अगर देखा जाए दो अप्रोच हैं, पीडोलॉजी, इडेफोलॉजी. एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इडेफोलॉजी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यूज़. जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो सब इडेफोलॉजी की स्टडी करते हैं कि कौन सी सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए कैसी रहती, क्या रिलेशन होता है. अब इसके साइंटिस्ट देख लेते हैं कि कौन है इसके फादर. तो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वी डॉक्यूचेव नाम है इनका, शॉर्ट में डॉक्यूचेव भी बोलते हैं. तो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सॉइल में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ सॉइल साइंस इज डॉक्टर वी डॉक्यूचेव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसनट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर इन सॉइल इज. तो सॉइल वाटर का कंसनट्रेशन जो होता है वो 50% होता है. ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन इंडियन सॉइल. भारत की जो मिट्टी हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है. फैक्ट है, आपको याद रखना होगा. इसके अलावा आप एक और चीज़ याद सकते हैं, एक पाई चार्ट होता है, इसमें याद रखना होता है कि कौन सा जो कंपोनेंट है सॉइल में वो कितना पाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो सॉइल है उसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है और 45%
45% इसमें पाया जाता है मिनरल मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 45% मिनरल मैटर, और जो इसमें 25% बचता है, 25 to 30%, अराउंड 20 to 30, नॉट 20 to 30, जस्ट 25 to 30, ये हमारा होता है एयर, और जो इसके अलावा रेस्ट बचा है वो भी 25 to 30 होता है, दैट इज़ वाटर। ये पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सॉइल है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल मैटर है, और एयर वाटर का परसेंटेज कितना है। सबसे ज़्यादा देखा गया है मिनरल मैटर, दैट इज़ 45%, उसके बाद सबसे कम होता है ऑर्गेनिक मैटर 5%, और जो एयर और वाटर का परसेंटेज है दैट इज़ 25 to 30%, और एयर और वाटर आपस में क्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओके ऑर्गेनिक मैटर 5% हो गया। दैन नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल सॉइल एग्रीगेट मास आर नोन एज, तो सॉइल का जो मास होता है उसको बोलते हैं पैड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस डिस्क्राइब रॉक्स, रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिंपल इसका मतलब है स्टडी ऑफ रॉक्स। जो पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? बिकॉज हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं और वी ऑल नो कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स की वेदरिंग से होता है। एक पत्थर होता है, बहुत बड़ा चट्टान होती है, उस रॉक्स की वेदरिंग होती है। वेदरिंग के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल, केमिकल, ये 3 प्रोसेस के द्वारा वेदरिंग होती है, और वेदरिंग से बनती है हमारी सॉइल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है सॉइल को पढ़ने से पहले हम रॉक्स के बारे में स्टडी करें। तो रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। रिमेंबर दिस, डोंट कंफ्यूज बिटवीन पीडोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। अगर हम पूछते हैं सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, देन सॉइल की स्टडी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। पेड का मतलब होता है सॉइल, ये भी हमने पढ़ा ना, पैड्स। पैड्स का मतलब होता है सॉइल का एक ढेला, सॉइल एग्रीगेट या सॉइल मास को हम बोलते हैं पैड। तो यहाँ पीडी पैड का मतलब होता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। लेकिन अगर हम बात करें पत्थर की, जो रॉक होते हैं, चट्टानें होती हैं, रॉक्स जो होते हैं बड़े बड़े, रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे पैडो का मतलब होता है सॉइल, और पैटो PET पैट्रो, पैट्रो माने होता है रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर, ये किस टाइप के रॉक्स हैं? 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस और बसाल्ट हैं ये किस तरह के एग्जांपल्स में आते हैं? ये आते हैं हमारे इग्नियस टाइप के रॉक्स। अब एक बार हम रॉक फॉर्मेशन साइकिल समझते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो रॉक फॉर्मेशन साइकिल है वो स्टार्ट होती है हमारे मैग्मा से। यू ऑल नो अबाउट मैग्मा, जो ज्वालामुखी होता है, मैग्मा निकलता है वहाँ से। उस मैग्मा को क्या होता है, वो ठंडा होता है, उसकी क्या होती है, कूलिंग होती है। फर्स्ट स्टेप होता है उसकी कूलिंग होना। जब मैग्मा ठंडा होने लगता है तो ठंडा होने के बाद उसकी जो फॉर्म है वो हो जाएगी सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैग्मा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड बन जाएगा, और इस पहला स्टेप में जो हमारा रॉक बनता है ये हमारा होता है इग्नियस रॉक्स। ये हमारे कौन से रॉक हैं, इग्नियस रॉक। तो नंबर 1 कैटेगरी जो होती है वो हमारी इग्नियस रॉक की होती है। रिमेंबर, मैग्मा ठंडा हुआ और उसके बाद वो सॉलिड बन गया, वो सॉलिड जो पदार्थ बना है उसी को हमने नाम दिया है इग्नियस रॉक्स। ओके, इग्नियस रॉक्स में भी यहाँ पे 2 कंडीशन आती हैं, 2 टाइप्स बन जाते हैं यहाँ पे इसके, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और दूसरा हमारा होता है वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन होता है प्लूटोनिक, कौन होता है वॉल्केनिक? देखो, जैसे मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद ठंडा होके सॉलिड फॉर्मेशन, सॉलिड जो फॉर्म है वो अटेन करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है मैग्मा ठंडा होने वाला, ये अगर ज़मीन के अंदर होगा तो इसका नाम कुछ और होगा, ज़मीन के सरफेस में हो रहा है यानी अर्थ के सरफेस पे हो रहा है तब इसका नाम कुछ और होता है। अगर ये ज़मीन के नीचे हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। रिमेंबर दिस, कूलिंग वाला जो प्रोसेस है, लाइक मैग्मा निकला, उसकी जो कूलिंग हुई ज़मीन के अंदर होगी। अगर ज़मीन के अंदर वो ठंडा होगा तो उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। लेकिन अगर वो ज़मीन के सरफेस में ठंडा होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स। ओके, और इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं, दैट इज़ ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम बात करें प्लूटोनिक की, यानी जो ज़मीन के
नीचे ही ठंडे हो जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर सरफेस में ठंडे हो रहे हैं, उनका नेचर जनरली क्रिस्टलिन टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमारा आता है जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो है वो प्लूटोनिक में आता है, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स में आता है। देन आफ्टर दैट जो ग्रेनाइट हो गया उसके बाद आता है एक डायोराइट आता है, DIORIT, डायोराइट आता है, ठीक है। तो जो ग्रेनाइट और डायोराइट हैं ये दोनों हमारे प्लूटोनिक में आते हैं। और वॉल्केनिक में कौन आता है, वॉल्केनिक में आता है हमारा बसाल्ट। ये जो बसाल्ट लिखा है, बसाल्ट एक वॉल्केनिक टाइप का एग्जाम्पल है, यानी इसमें जो कूलिंग होती है वो अर्थ के सरफेस में होती है। और क्योंकि ये अर्थ के सरफेस में ठंडे होते हैं तो उनका नेचर क्रिस्टलिन नहीं होता, ये ग्लासी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा ग्लासी होता है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका बसाल्ट। इसके बाद यहाँ पे एक आता है एंडीसाइट, एंडीसाइट ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स के, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा इग्नियस रॉक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। समझ लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। तो जो मैंने आपको पहले भी रॉक फॉर्मेशन साइकिल समझाई थी, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है मैग्मा। मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा निकलता है और ये ठंडा होता है, इसकी क्या होती है, कूलिंग होती है। जब मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो ये सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो गया। और सबसे पहले कौन सा रॉक बन जाता है यहाँ पे, जब मैग्मा ठंडा और सॉलिडिफाई हो जाएगा तो यहाँ पे बनता है हमारा इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हमारा बन गया इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में मैंने आपको समझाया कूलिंग अगर ज़मीन के अंदर हो रही है तो प्लूटोनिक होगा, और सरफेस में होगी तो वो वॉल्केनिक होगा। इसी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अभी इग्नियस रॉक्स बन के तैयार हो गए। इग्नियस रॉक्स में फर्दर वेदरिंग होती है, क्या होगी, इनकी फर्दर वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के बाद इनमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेशन या फिर कंसोलिडेट होंगे। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में आके इंटीग्रेट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, गुच्छा बना देंगे। और ये फिर बाद में क्या होगा, कोई भी जो वाटर है, ग्लेशियर है या हवा, ग्रेविटी, इनके अकॉर्डिंग मतलब इनके थ्रू एक जगह पे जाके डिपॉजिट होते रहेंगे, लेयर बाय लेयर, एक ऊपर एक लेयर जैसी बन जाएगी। इससे तैयार होते हैं हमारी नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी के रॉक, जिनका नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये तैयार हो गए हमारे सेडिमेंट्री रॉक, जो नंबर 2 है। पहले नंबर पे हमारे इग्नियस रॉक्स तैयार होते हैं, दूसरे नंबर में आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैग्मा का कूलिंग होती है, उसके बाद इग्नियस रॉक तैयार होते हैं। इग्नियस रॉक में फर्दर कुछ चेंजेस होते हैं, वेदरिंग होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रीगेट होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तीसरे हमारे दूसरे नंबर पे सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कुछ रॉक ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल्स तो हमने यहाँ देखे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल कौन कौन है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा जो और एग्जांपल्स हैं जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट हो गया। इसके अलावा शेल आता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, SHALE, शेल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, यू कैन नोट डाउन दीज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनिस, मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट, ये किस टाइप के रॉक्स की कैटेगरीज हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे तैयार होते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ये हमारा मैग्मा था, मैग्मा कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ तो बन गए हमारे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में जो पार्टिकल्स थे उनका एग्रीगेशन होता है, वेदरिंग होती है, उनसे तैयार होते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब होता क्या है कि जो हमारी सेकंड कैटेगरी के रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें फर्दर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने से और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने से चेंजेस आ जाते हैं। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, बनावट है, जो आकृति होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाती हैं ड्यू टू किसकी वजह से, रीज़न है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इनमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और उसके बाद जो पत्थर बनते हैं दे आर रिफर्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। उनको हमने नाम दिया है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक के सबसे अच्छे एग्जांपल्स तो अभी हमने देखे, जेनिस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट। अब होता क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की फर्दर अगर हम हीटिंग कर दें तो हीट करके ये गर्म होते होते पिघल के क्या बन जाएंगे, फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं रॉक फॉर्मेशन साइकिल। दिस इज नोन एज रॉक फॉर्मेशन
साइकिल। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, रॉक फॉर्मेशन साइकिल में जो मेटामॉर्फिक रॉक तैयार होते हैं ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक से ही तैयार होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब होता क्या है कि इग्नियस रॉक से डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो साइक्लिक इसी तरह चलती रहती है, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक आता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ इग्नियस रॉक्स भी ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, वेदरिंग होती है, और वेदरिंग से क्या होता है, सेडिमेंट्री की बजाय इसमें डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही इनका कन्वर्जन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे इग्नियस रॉक्स में अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट की, ओके ग्रेनाइट क्या है, हमारा इग्नियस रॉक है। लेट मी चेंज द कलर। तो ग्रेनाइट हमारा एक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है। ये एक तरह का इग्नियस रॉक है, और इसमें क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि जो चेंज होते हैं, जनरली ग्रेनाइट जब वेदरिंग में आता है तो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है और इसकी वेदरिंग से बन जाता है एक मेटामॉर्फिक रॉक जिसको बोलते हैं जेनीज, GNEISS, जेनीज। ओके ये तो जेनीज यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। तो जेनीज एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, और जेनीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट, उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसके अलावा और भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार हम मार्बल और क्वार्ट्ज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा ही फॉर्म होते हैं, बस एक जेनीज है जो कि इग्नियस रॉक से फॉर्म हुआ है। बाकी मार्बल की अगर बात करें तो मार्बल किससे बना है, लाइमस्टोन से बनता है। जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन कैसा पत्थर है, ये एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक में आता है। ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक, और उसका नाम है मार्बल। तो मार्बल एक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक से तैयार हुआ है। उसके बाद बात करते हैं क्वार्ट्जाइट की। तो क्वार्ट्जाइट तैयार होता है क्वार्ट्ज से, QUARTZ, क्वार्ट्ज तैयार होता है हमारा क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज कुछ नहीं है, ये हमारा वही है सैंडस्टोन जो अभी हमने देखा था, सैंडस्टोन का ही एक और नाम होता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज एक तरह का, क्वार्ट्ज को ही सैंडस्टोन बोलते हैं, और ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। और सेडिमेंट्री रॉक में जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मेटामॉर्फिक रॉक में, और उस मेटामॉर्फिक का नाम है क्वार्ट्जाइट। तो होप सो आपको ये जो रॉक का क्लासिफिकेशन था, रॉक फॉर्मेशन साइकिल पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज़ द रॉक गैट्स ब्रोकन इन पीसेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने की वजह से पत्थर होते हैं वो मतलब ब्रोकन होने लगते हैं, तो उनके जो पीसेस होते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सफोलिएशन। इसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, माइका आर, ये किस टाइप के एग्जाम्पल्स, ये हमारा एग्जाम्पल है प्राइमरी मिनरल्स के। ओके तो एक बार हम मिनरल्स क्या होता है इसको समझते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, ये नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स माने नेचुरल यानी प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल अकरिंग यानी प्राकृतिक होते हैं, और कैसे होते हैं, इनका नेचर होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और बेसिकली जो हम रॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारी चट्टानें होती हैं, वो रॉक्स जो होते हैं दे आर रिच इन मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होके ही हमारे रॉक्स तैयार होते हैं, और रॉक्स की वेदरिंग से ही हमारी सॉइल तैयार होती है। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे सॉइल में सारे मिनरल्स जो हम पढ़ते हैं कि सॉइल में ये वाला मिनरल है, ये मिनरल है, तो ये मिनरल कहाँ से है, अल्टीमेटली ये मिनरल्स आते हैं रॉक्स की वजह से, क्योंकि रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं। अब मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क होता है, वो मिनरल्स जो ओरिजिनल कंपाउंड होते हैं, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं किसी भी रॉक के अंदर, दैट इज़ प्राइमरी मिनरल। अगर उनमें कुछ फर्दर चेंजेस हो जाएंगे, उनके चेंजेस होने के बाद जो बनेंगे दे आर रिफर्ड एज सेकेंडरी मिनरल्स। तो प्राइमरी मिनरल्स का यहाँ पे एग्जांपल है फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज और माइका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट है, हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फेल्डस्पर। कितना पाया जाता है, यू कैन नोट 48%। तो 48% जो है फेल्डस्पर पाया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है क्वार्ट्ज जो कि 36% है।
36% है, ठीक है। 48% हमारा हो गया फेल्डस्पर और 36% है हमारा क्वार्ट्ज। और इसके अलावा जो माइका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी मिनरल में आता है, और ये कितना परसेंट होता है इसका, सिर्फ 10%। 10% जो होता है वो माइका जो है पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ये जो तीनों परसेंटेज मैंने आपको बताएंगे ये रिलेट करते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट से। हमारी जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें इनका परसेंटेज कितना है, सबसे ज़्यादा फेल्डस्पर डोमिनेट करते हैं 48%, दैन सेकेंड 36% क्वार्ट्ज, 10% माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिनाइट, हेलोसाइट एंड डिकाइट ये क्या हैं, ये हैं हमारे क्ले जो टाइप्स होती हैं 1:1 उस टाइप में ये आते हैं। 1:1 टाइप के जो क्ले मिनरल्स होते हैं उनमें एग्जाम्पल्स आते हैं कॉलिनाइट, हेलोसाइट एंड डिकाइट का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1:1 में कौन आते हैं। इसके अलावा और भी टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2:1 टाइप के क्ले मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन है। तो 2:1 में हमारे कौन आते हैं, 2:1 में आते हैं हमारे मोंटमोरिलियोनाइट, वर्मिकुलाइट एंड आइलाइट। ये इंपॉर्टेंट है 1:1 और 2:1 में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक 3 कैटेगरी होती है हमारी, इसमें एक थी 1:1, दूसरी होती है 2:1 की, और लास्ट में आता है 2:1:1। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 2:2 टाइप्स भी इसको हम बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल में आता है क्लोराइड। तो ये तीनों की जो कैटेगरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना है, कौन से एग्जाम्पल्स किस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम पहले ही देख चुके हैं। फेल्डस्पर डोमिनेट क्ले मिनरल है, नॉट क्ले मिनरल, डोमिनेंट प्राइमरी मिनरल है। अर्थ क्रस्ट में इसका कितना परसेंट पाया जाता है, दैट इज़ 48%। और अभी हमने पढ़ा था क्वार्ट्ज कितना है, 38% क्वार्ट्ज और 10% हमारा माइका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेदरिंग मिनरल हैविंग मोस्ट स्टेबल सॉइल स्ट्रक्चर। कौन सा मिनरल है जिसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज़ कॉलिनाइट, जो हमने अभी पढ़ा था 1:1 टाइप के क्ले मिनरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड बोरोन इन सॉइल। तो फॉस्फोरस और बोरोन दोनों का जो सोर्स होता है सॉइल में, दैट इज एपाटाइट। एपाटाइट एक कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस और बोरोन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट इन बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल टुगेदर। कौन सी हाइड्रोक्साइड्स होती हैं जो एक्ट करते हैं एक तरह का सीमेंटिंग एजेंट का। सीमेंटिंग एजेंट का मतलब कि दोनों को ज्वाइन करना, किसी चीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। बाइंड इन सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, तो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए सीमेंटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो वो सीमेंटिंग एजेंट कौन से हाइड्रोक्साइड हैं, वो 2 हैं, दैट इज़ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म भी यूज़ होता है, आयरन एल्यूमिनियम। ये तो हाइड्रोक्साइड्स हैं, लेकिन जो आयरन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्क्यू ऑक्साइड्स। ये टर्म यूज़ होता है आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड व्हाट। तो जो सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन जो सॉइल का होता है जिसमें उसकी सारी हॉरिजन्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉरिजन इज कॉल्ड फर्टाइल जोन। तो सॉइल की अलग अलग हॉरिजन्स होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आती O, A, B, C। यहाँ पे A और B के बीच में आपको E याद रखना है, ओके। E हॉरिजन, E को हम A2 भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। O हॉरिजन का मतलब होता है ऑर्गेनिक हॉरिजन, यानी ये एक ऐसी हॉरिजन है जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। हर जगह नहीं मिलेगी आपको, जैसे आप नॉर्मल अपने जो फील्ड में कल्टीवेशन करते हो उसमें O हॉरिजन जो है एब्सेंट होती है। जनरली ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जंगल की जो सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, तो वहाँ पे O हॉरिजन पाई जाती है। उसके बाद A हॉरिजन आती है, ठीक है। A हॉरिजन जो होती है नॉर्मली सब जगह पाई जाती है, हमारे कल्टिवेटेड फील्ड जो होते हैं, और ये टॉप प्रोफाइल होती है, टॉप हॉरिजन माना जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि O हॉरिजन में भी एब्सेंट भी हो सकती है, इसलिए हम A को टॉप हॉरिजन बोलते हैं। उसके बाद इसके बीच में आती है E हॉरिजन। इसको E हॉरिजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे होता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब होता है एग्जिट,
यहाँ पे जो भी आयरन, एल्यूमिनियम, क्ले होगा वो सब एग्जिट होगा, नीचे चला जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। फिर बी ओरिजिन आती है। बी ओरिजिन को हम बोलते हैं इसका जस्ट अपोजिट आइल्यूविएशन। आइल्यूविएशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। यहाँ पे जो भी चीज़ इलिवेशन से नीचे आ रही थी वो जो इलिवेशन है उससे नीचे आके आइल्यूवेशन में आके इकट्ठा हो जाएंगी, कंसनट्रेट हो जाएंगी। और सी वाली जो है दैट वहाँ पे अनकंसोलिडेटेड मास जो है पड़ा रहता है, तो वो लास्ट की होती है सी ओरिजिन। तो ये डिफरेंट ओरिजिन्स होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो होती है हमारी ए ओरिजिन होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन एब्सेंट इन एरेबल लैंड। वही एरेबल लैंड का मतलब मैंने आपको बताया, जो कल्टिवेबल लैंड होता है वहाँ पे कौन सी ओरिजिन एब्सेंट होती है, वो ओरिजिन एब्सेंट होती है। अब ये एरेबल लैंड में अगर एब्सेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल में। फॉरेस्ट लैंड की जो सॉइल होती है वहाँ पे ऑर्गेनिक ओरिजिन, वो ओरिजिन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलुवेशन ओरिजिन। इलुवेशन ओरिजिन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ई ओरिजिन, और ई को ही हम A2 ओरिजिन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है याद रखना है, इलिवेशन वाले में क्या होता है, जिसकी जितनी भी आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं वो सब नीचे लीच आउट हो जाते हैं। नीचे जाके कहाँ पे इकट्ठे होंगे, जिस रीजन में वो इकट्ठे होंगे उसको हम बोलते हैं बी ओरिजिन, जिसको हम आइल्यूविएशन भी बोलते हैं। रिमेंबर ई और आई का कन्फ्यूजन रहेगा। ई माने होता है एग्जिट, यानी निकल जाना, तो यहाँ से एल्यूमिनियम आयरन निकल रहे हैं। आइल्यूवेशन का मतलब है इकट्ठा होना, कलेक्ट होना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आके नीचे जाएंगी, तो जाते जाते नीचे एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, इसी को हमने बी ओरिजिन बोला। आइल्यूवेशन माने बी ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी ओरिजिन आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट। इनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ओ ओरिजिन होगी, फिर ए होती है और नीचे बी होती है। ए और बी के बीच में हमारी ई ओरिजिन, जिसको हम A2 भी बोलते हैं। उसके बाद लास्ट होती है हमारी सी ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी को कंबाइनली क्या बोला जाता है, ए और बी को कंबाइनली, जो कि ये जो ओरिजिन है एक्चुअल हमारी सॉइल यहीं पे प्रेजेंट है, तो सॉइल को हम सोलम भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था सॉइल एक लैटिन शब्द सोलम से बनी, तो इसको हम कंबाइनली बोलते हैं सोलम। ए और बी को सोलम बोलते हैं, लेकिन अगर उसमें हम सी को भी जोड़ दें, ए और बी के संग सी भी अगर जुड़ जाएगा, ए बी सी तीनों को मिला लें तो ये हमारा बन जाएगा रिगोलिथ। ये हमारा बन गया रिगोलिथ, ए बी सी रिगोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंट है कि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बल्क डेंसिटी, यू ऑल नो अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यही हम पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी के बारे में। तो बल्क डेंसिटी में भी हम क्या करेंगे, मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, यानी जो हमारी ओवन ड्राई सॉइल है उसका मास कितना है, उसका वेट कितना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो रिमेंबर, उसमें हम सॉइल का जो सॉलिड पार्ट है और जो पोर्स हैं उसमें उनका वॉल्यूम भी लेंगे, बिकॉज जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब बीच में जो स्पेस है, पोर स्पेस, इसका भी वॉल्यूम यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। दैट इज़ वाई इसको हम बोलेंगे बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ओवन ड्राई सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस सॉइल पोर स्पेस। बल्क डेंसिटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ 1.1 to 1.6 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी माने इसकी यूनिट है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्राम पर सीसी लिखते हैं इसको। ये होती है हमारी बल्क डेंसिटी। दूसरा आती है हमारी पार्टिकल डेंसिटी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना आपको बल्क डेंसिटी के बारे में, इसका दूसरा नाम होता है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क डेंसिटी को हम एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। और याद रखो बल्क डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो कम होती है पार्टिकल डेंसिटी से। पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये भी डेंसिटी है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम सॉइल के सॉलिड पोर्शन का ही वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पे हम पोर्स का वॉल्यूम नहीं लेंगे, जो पोर है उसका वॉल्यूम यहाँ पे हम नहीं लेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे। अगर पोर्स का वॉल्यूम हमें लेना है तो उसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे बल्क डेंसिटी। पोर का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल डेंसिटी। याद रखो ना, पोर स्पेस का ही डिफरेंस है कि पोर स्पेस कहाँ पे कैलकुलेट करने में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर रहे। तो बल्क डेंसिटी में हम पोर स्पेस यूज़ करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी में हम पोर स्पेस एक्सक्लूड कर देते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जनरली बल्क से ज़्यादा होती है और ये कह सकते हैं डबल होती है उसकी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बल्क डेंसिटी की वैल्यू थी
3 समथिंग कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या था 1.6, ओके 1.6 और 1.3, ठीक है, तो 1.6, ठीक है, और इसका जस्ट दुगना हो जाएगी हमारी पार्टिकल डेंसिटी, 1 का डबल, ठीक है, 2 और 2.6, ठीक है, 2.65 ग्राम पर सीसी यूनिट, दोनों की सेम है क्योंकि डेंसिटी है, तो पार्टिकल डेंसिटी होती है हमारी 2.65 और इसी को हम ट्रू डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अ सॉइल हैविंग particle density 2.5 gram per cc and bulk density 1.25 gram per cc will be dash परसेंट पोरोसिटी, यानी इसमें हमको परसेंट पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो परसेंट पोरोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको आता है देन यू विल ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंट पोरोसिटी। परसेंट पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमको आंसर जो है 50 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। 100 माइनस बल्क डेंसिटी का वैल्यू है 1.25 और पार्टिकल डेंसिटी है 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, देन 5 ज़ा, देन 2 ज़ा, देन अगेन 5 ज़ा एंड 2 5, ओके। 25 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, दैट इज़ 50 एंड 100 है यहाँ पे, 100 माइनस 50, तो 100 माइनस 50 करके हमारा 50 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फील्ड सॉइल सैंपल वेइंग 60 ग्राम लॉस 12 ग्राम्स ऑफ ओवन ड्राइंग, ठीक है, मतलब एक सॉइल थी जिसका इनिशियल वेट 60 था और उसके बाद ड्राई करके 12 ग्राम उसमें से लॉस हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉइस्चर परसेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस, तो हमको मॉइस्चर परसेंट निकालना है ड्राई वेट बेसिस में। देखो मॉइस्चर परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ड्राई वेट और वेट बेस में अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमसे ड्राई बेस का पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्राई वेट बेसिस में फॉर्मूला क्या होता है, तो इनिशियल वेट जो होता है और ड्राई के बाद जो वेट बचता है, ठीक है, अपॉन, क्योंकि ड्राई वेट बेसिस में तो ड्राई वाला वेट इंटू 100, इसका फॉर्मूला ये होता है ड्राई वेट बेसिस का। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है वैट बेस बेसिस में बताना है तो इसका फॉर्मूला होता वैट बेस बेसिस में कितना है माइनस ड्राई वेट बेसिस पे अपॉन वैट बेस बेसिस में हो तो नीचे वैट वाला आ जाएगा इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्राई वेट बेसिस में कितना होगा बताओ, तो ड्राई वेट बेसिस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वैट में कितना है माइनस ड्राई में कितना है अपॉन ड्राई वेट का है तो ड्राई नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यू विल गेट द आंसर 25। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ सॉइल सरफेस ऑफ 0 to 15 सेंटीमीटर सॉइल इन किलोग्राम्स, मतलब ये पूछा गया है जो हमारा फील्ड है उस फील्ड में जो शुरू के 15 सेंटीमीटर की जो सॉइल लेयर है इतनी सॉइल का वज़न कितना होगा और ये एरिया कितना है, एरिया इज़ 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर की पूरी ज़मीन में 15 सेंटीमीटर की जो सॉइल का वज़न है वो कितना होता है और ये वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज़ 2.24 इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर। ये फिक्स्ड वैल्यू रहती है, इसको आपको एज सच याद रखना है कितना होता है। तो उसका मतलब ये था कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है और वहाँ पे 15 सेंटीमीटर की पूरी सॉइल का वज़न कितना होगा, तो ये आपको बताना था। द वेट इज़ 2.24 इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल में जो भी प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। रिमेंबर दिस, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सॉइल स्ट्रक्चर, एक होता है सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। और ये अरेंजमेंट जो हो सकता है हम बदल भी सकते हैं, तो वी कैन चेंज इट। तो यानी ये क्वांटिटी जो है सॉइल स्ट्रक्चर की वी कैन चेंज इट, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस वैल्यू या दिस प्रॉपर्टी। तो सॉइल स्ट्रक्चर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहती है, इट इज़ नॉट फिक्स, इट कैन बी चेंज। जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है सॉइल टेक्सचर।
सॉइल टेक्सचर यहाँ पे नहीं है, पर इसको यहीं पे समझ लेते हैं सॉइल टेक्सचर क्या होता है। सॉइल टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉइल की जो फिक्स्ड नहीं होती, इसको हम चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी इट कांट बी चेंज, इसको ये फिक्स्ड रहती है। मतलब सॉइल टेक्सचर जो है परमानेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी चेंज। जबकि सॉइल टेक्सचर जो है फिक्स नहीं रहता, ये परमानेंट नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं बट सॉइल टेक्सचर को हम बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है टेक्सचर के बारे में। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन सैंड सिल्ट क्ले, इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स रहता है, दैट इज़ इसी को हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। और सॉइल टेक्सचर को ही हम बोलते हैं परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये एक तरह की परमानेंट प्रॉपर्टी। परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते। सॉइल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, टेक्सचर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल स्ट्रक्चर इज। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है सॉइल का, दैट इज क्रम्बी और स्फेरॉइडल शेप स्ट्रक्चर। क्रम्बी और स्फेरॉइडल शेप के जो स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी इट इज़ मेनली मेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग लेस पोरोसिटी टू सॉइल। सबसे कम पोरोसिटी जो होती है वो किस स्ट्रक्चर में होती है? तो सॉइल के तो सबसे बड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया क्रम्बी और स्फेरॉइडल वाला। दूसरा यहाँ पूछा गया लेस पोरोसिटी किस में होती है? सबसे कम पोरोसिटी होती है प्लैटी स्ट्रक्चर में। प्लैटी स्ट्रक्चर जो होता है एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट होता है इसलिए इसको प्लेट बोलते हैं। इसमें इस तरह की प्लेट्स फॉर्मेशन होता रहता है प्लेटी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो प्लेटी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें पोरोसिटी बहुत कम होती है। और सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो क्रम्बी और स्फेरॉइडल शेप की होती है, इस तरह के क्रम्स उसमें होते हैं। और अगर इसको क्रम्बी हम तब बोलते हैं जैसे तो नॉर्मल स्फेरॉइडल शेप होता है, लेकिन अगर इसमें पोर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पोर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये बड़ा मैं बना रही हूँ स्फेरॉइडल, लेकिन इसमें अगर पोर्स हैं, पोर्स सपोज ये पोर्स हैं, पोर्स अगर होंगे तो तब हम इसको बोलेंगे क्रम्बी, तब हम इसको नाम बोल देंगे क्रम्बी। अगर पोर्स नहीं है तो स्फेरॉइडल ही होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर इज। तो बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर की जो सॉइल है वो हमारी होती है लोम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBSS एंड LUP सेंटर्स लोकेटेड एट। ये एक हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर इट इज़ इन नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एक नेशनल ब्यूरो है। NB स्टैंड्स फॉर नेशनल ब्यूरो, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। एंड LUP का मतलब होता है लैंड यूज़ प्लानिंग। ओके, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। NBSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और LUP माने होता है लैंड यूज़ प्लानिंग, ठीक है। बीच में यहाँ पे ND लगाना है और उसका जो हेडक्वार्टर है लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली फॉलोड सॉइल पार्टिकल्स क्लासिफाइड इन इंडिया। इंडिया में जो सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज़ का क्लासिफिकेशन बताया है कि जैसे सैंड का साइज़ कितना होगा, ये कौन डिसाइड, ये किसने दिया है? ये दिया है ISSS ने, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने इसको दिया है। तो ISSS के इनके अकॉर्डिंग जो है साइज़ अगर बात करें, कोर्स सैंड की बात करें तो उसका साइज़ कितना होता है? सैंड सबसे बड़ा पार्टिकल होता है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, डेट इज़ 2.2 मिलीमीटर। बात करते हैं अगर हम फाइन सैंड की, जो बहुत ही फाइन होती है उसका साइज़ कंपैरेटिवली सैंड से कम होता है। सैंड के पार्टिकल साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। जो क्ले होती है, फाइन सैंड की बात करें, फाइन सैंड थोड़ी सी छोटी होगी, तो इसका साइज़ होता है 0.2 से 0.02 mm। बात करते हैं सिल्ट की, सिल्ट और भी छोटी होती है साइज़ में। सिल्ट का जो साइज़ होता है दैट इज़ 0.02 से 0.002। और क्ले की बात करें तो क्ले सबसे छोटी होती है। क्ले का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है और क्ले का साइज़ होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे mm में दी हैं, मिलीमीटर्स में दी हैं। तो रिमेंबर दिस, क्ले का साइज़ बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कितना होता है? लेस देन 0.002, ठीक है। और सैंड सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सिल्ट, फिर उसके बाद सबसे छोटा होता है हमारा क्ले का पार्टिकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पोर स्पेस आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा पोर स्पेस किस टाइप की मिट्टी में देखने को मिलते हैं, वो हमारी है क्ले सॉइल। क्ले जो होती है बहुत ज़्यादा फाइन मिट्टी होती है, इसमें जो पोर स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत फाइन मिट्टी होती है तो इस तरह की मिट्टी में क्ले में पोर स्पेस की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि बात करें हम सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो सैंडी सॉइल में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जो इस तरह से बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी इनका पोर स्पेस बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा पोर स्पेस मैक्सिमम होता है क्ले में। क्ले के जो पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं पर नंबर इनका ज़्यादा होता है। अगर बात करें सैंड की तो सैंड के जो पोर्स होते हैं, सैंड का पार्टिकल्स तो बड़ा होता है लेकिन वहाँ पे जो पोर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, पोर्स बड़े होते हैं पर कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल कलर इज़ डिटरमाइंड बाय, तो सॉइल कलर के लिए हम आता है मुंशियल कलर चार्ट, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेटिव प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल कलर, तो जो प्योरिटी और स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं दैट इज़ यूज्ड बाय द क्रोमा। तो क्रोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम किसी भी कलर की जो स्पेक्ट्रल कलर्स उसकी प्योरिटी और इसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू चेंज इट्स शेप अंडर मॉइस्ट कंडीशन, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, जब सॉइल मॉइस्ट हो जाए यानी गीली हो जाए, उसमें नमी आ जाए तो वो नमी के कारण अपना शेप बदल सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी। रिमेंबर दिस, सॉइल प्लास्टिसिटी एक तरह की कैपेसिटी होती है सॉइल की, जब सॉइल कोई भी मिट्टी जब गीली हो जाए वो अपना शेप अगर बदल लेती है, गीली होने के बाद सूखने के बाद अपना शेप कुछ और दिखाती है, गीली होने के बाद कुछ और दिखाएगी। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन द अट्रैक्शन ऑफ सॉइल सरफेस फॉर द अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टर्म्ड एज, ठीक है, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, कोहेजन एडिशन, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सॉइल के बीच में और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड एडिशन, उसको हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे लाइक वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर सिर्फ सॉइल और सॉइल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज़ ड्यू टू कोहेजन। सेम पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन लगेगा, अलग पार्टिकल्स होंगे तो एडिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सॉइल वाटर मैक्सिमम एट, तो सबको पता है सॉइल वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी या सिंपली वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो कितना होता है, ठीक है। तो उसके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लगता है, फॉर्मूला वाइज अगर बात करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है सरफेस टेंशन, और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है पानी पे जो सरफेस टेंशन लगता है दैट इज 72.7 डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन हमको पता है, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन मतलब कि कितना वॉल्यूम में हमने लिया है, वो जब हमें पता होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर हेल्ड अंडर 1/3 और 15 ATM प्रेशर, यानी इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर में जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रिफर्ड एज अवेलेबल वाटर। 1/3 जो है वो हमारी अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, याद रखना फील्ड कैपेसिटी 1/3 है, ठीक है। और 15 एटमॉस्फेयर तक के बीच का जो पानी कहलाता है वो हमारा अवेलेबल वाटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस बाय विच आयंस आर टेकन इनटू प्लांट रूट्स, तो सॉइल से प्लांट्स की रूट्स में जो आयंस का मूवमेंट होता है दिस प्रोसेस नोन एट एब्सॉर्प्शन, उसको बोलते हैं हम एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ टेंशियोमीटर, टेंशियोमीटर क्या है, टेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सॉइल का जो टेंशन होता है, सॉइल टेंशन, उसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कितने प्रेशर तक ही मेज़र कर सकते हैं, इसकी जो रेंज है दैट इज़ अबाउट 0.8 बार तक। तो याद रखना बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि टेंशियोमीटर किस सॉइल टेंशन को मेज़र करने के लिए
केपेबल होता है, तो सॉइल टेंशियोमीटर मेज़र कर सकते हैं अप टू 0.8 बार ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। तो मैकेनिकल एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, सिंपल इसको हम बोलते हैं पीएच। पीएच वेरीज फ्रॉम, सिंपल है 0 से 14 तक का पीएच होता है, बीच की वैल्यू होती है 7, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पीएच। बाकी 7 से अगर ज़्यादा आता है तो ये हमारा अल्कलीन या बेसिक में आता है, और 7 से कम है तो एसिडिक पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द सॉइल एज आर फेयरली कांस्टेंट बिटवीन। तो मिट्टी में जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो कितना होता है, अराउंड 10:1 to 12:1। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to 12:1, हमेशा नाइट्रोजन 1 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द फरो स्लाइस अप टू 15 सेंटीमीटर ऑफ द एरेबल सॉइल अ कॉमनली रेंजेस फ्रॉम। यानी अगर कोई लैंड एरेबल है, यानी हम उसको कल्टिवेट में ला रहे हैं, उसको हम कल्टिवेशन करते हैं, उस रीजन की मिट्टी में अप टू 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से जो CN रेशियो होता है वो कितना होता है, तो उस मिट्टी का CN रेशियो होगा अप टू 8:1 to 15:1। ये जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कितना CN रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ सॉइल आफ्टर फ्रेश शावर। सबको पता होगा जब बारिश आती है, बारिश के टाइम बहुत अच्छी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्डर निकल कर आता है, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस कह सकते हैं मिट्टी की। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू दीज एक्टिनोमाइसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। सबसे डोमिनेंट जो करता है दैट इज़ इंटीसोल्स। इंटीसोल्स हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल बिलोंग टू द विच ऑर्डर। तो ब्लैक सॉइल जो होती हैं वो जल्दी बिलोंग करती हैं वर्टिसोल्स को। वर्टिसोल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। स्वेलिंग और श्रिंकिंग करती है, मीन्स जैसे मॉइस्चर आता है तो ये जो है स्वेल कर देती हैं, और जैसे ही सूख जाती हैं तो ये श्रिंक कर देती है। तो ये प्रॉपर्टी इन वर्टिसोल वाले ऑर्डर में देखी गई है, जैसे ब्लैक सॉइल इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल हैविंग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर प्लेज अंडर। अगर ऑर्गेनिक मैटर 30% से ज़्यादा है तो ये किस सॉइल ऑर्डर को बिलोंग करती है, दैट इज़ बिलोंग टू हिस्टोसोल। हिस्टोसोल में जो हिस्टो है, हिस्टो का मतलब ही होता है टिश्यूज़ या फिर ऑर्गेनिक। जो मतलब टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ हैं जो ऑर्गेनिक पार्ट में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल आती है एलुवियल सॉइल, जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा रिच और फर्टाइल सॉइल होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली फॉर्म एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल भी दो तरह की होती है, न्यू और ओल्ड। अगर नई है, न्यूली फॉर्म है, तो उसको बोलते हैं खादर, न्यूली फॉर्म को बोलेंगे खादर, और जो ओल्ड वाली हो गई है उसको बोलेंगे भांगर। खादर और भांगर का मेन यही अंतर है दोनों एलुवियल सॉइल, लेकिन जो नई नई बनती रहती है वो खादर होगी, जो पुरानी होती रहेगी वो भांगर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो न्यूट्रेंट इज मोस्ट एफिशिएंट इन इंडो गैंगेटिक एलुवियल सॉइल। अभी हमने बात करता है जो इंडो गैंगेटिक वाली रीजन होता है वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और उस जगह की सॉइल में कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट डिफिशिएंट है। रिमेंबर माइक्रो न्यूट्रेंट है दैट इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल कंटेन्स द क्ले मिनरल। ब्लैक सॉइल वर्टिसोल्स में आती है, अभी देखा था, और ये इसमें जो क्ले मिनरल पाया जाता है वो कौन सा होता है। क्ले मिनरल यहाँ पे पाया जाता है मॉन्ट मोरिलियोनाइट, दैट इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कौन सी सॉइल डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में, दैट इज ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल शोज ब्लैक कलर ड्यू टू विच कंपाउंड। तो ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किस कंपाउंड की वजह से होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर होता है ड्यू टू विच एलिमेंट, दैट इज ड्यू टू मैग्नीज, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल क्रैक्स आर मेजर प्रॉब्लम्स इन। वर्टिकल क्रैक्स जो पड़ जाते हैं वो किस मिट्टी में देखने को मिलते हैं, डीप ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कंप्लीट, अब यहाँ पे रेड सॉइल के बारे में स्टार्ट हुआ है।
रेड सॉइल का रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है? मैग्नीज की वजह से होता है। वैसे ही रेड सॉइल का रेड रंग जो होता है इट इज़ ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। जो आयरन होती है फेरिक ऑक्साइड बन जाता है वहाँ पे। फेरिक ऑक्साइड का रंग जो होता है लाल होता है और ये सबसे ज़्यादा रेड सॉइल पे पाया जाता है, इसी कारण इसका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस फिक्सेशन इज़ मोस्ट पोर्टेबल इन। सबसे ज़्यादा जो फॉस्फोरस का फिक्सेशन होता है वो होता है लेटराइट सॉइल में। लेटराइट सॉइल जो होती है बेसिकली साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे पाई जाती हैं और वहाँ पे फॉस्फोरस फिक्सेशन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ रिलेटिवली हायर इन। ये हाई होता है सैंडी सॉइल में। इन्फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है? इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जस्ट एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड सॉइल या इनटू द सॉइल। मिट्टी में पानी जस्ट एंटर होता है, उसकी एंट्री होने को ये हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और ये इन्फिल्ट्रेशन रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है सैंडी का, क्ले का कम होता है। नेक्स्ट, पीट सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन। पीट सॉइल्स क्या होती हैं? पीट सॉइल्स जो होती हैं वो पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। रिमेंबर दिस, पीट सॉइल्स वो सॉइल होती हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पार्शली डिकम्पोज होता है और इनमें कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट होता है? दैट इज़ कॉपर इनमें डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शी सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन। मार्शी सॉइल्स जो होती हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर पूरा कम्प्लीटली डिकम्पोज होता है। डिफरेंस है पीट और मार्शी का कि पीट में पार्शली डिकम्पोज होता है, मार्शी में कंप्लीट मतलब पीट में पार्शली होता है, पीस मीन्स पार्शली। मार्शी सॉइल में कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। पीट सॉइल्स कॉपर में डेफिशिएंट होती हैं, मार्शी सॉइल्स जो होती हैं वो जिंक में डेफिशिएंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रेंट इन द इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल्स में सबसे ज़्यादा जो माइक्रोन्यूट्रेंट डेफिशिएंट देखने को मिला है दैट इज़ जिंक। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो इंडो गैंगेटिक वाला एलुवियल सॉइल वाला जो रीजन था वहाँ पे क्या डेफिशिएंट होता है? तो इंडो गैंगेटिक वाले रीजन में भी हमारा जो जिंक था वो डेफिशिएंट देखने को मिल रहा था। और अगेन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हमारे जो इंडियन सॉइल्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंट है वो जिंक है। इसके अलावा मार्शी सॉइल्स में भी क्या डेफिशिएंट है? जिंक है। बस एक पीट सॉइल्स का थोड़ा सा अलग है, कॉपर। ठीक है, तो आपको जिंक कहाँ कहाँ याद रखना है? आपको याद हो गया को जिंक कहाँ का डेफिशिएंट है हमारा। एक हमारी जो एलुवियल सॉइल्स थी इंडो गैंगेटिक वाली एलुवियल सॉइल, वहाँ पे जिंक कम होता है। पूरा का पूरा इंडियन सॉइल में ही जिंक कम है। और मार्शी सॉइल में भी जिंक कम होता है। कॉपर किस में कम होता है? कॉपर हमारा कम होता है पीट सॉइल्स में, पीटी सॉइल्स जो होती हैं।